हेलो स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर 4 12th एनसीईआरटी पहला लेक्चर कंप्लीट श्योर। और उसमें हमने एक बात पढ़ी स्टूडेंट कि गर्भ निरोधक विधियां, ठीक है, गर्भावस्था नहीं हो उसके लिए कौन कौन सी विधियां काम में लेंगे। हमने 6 विधि बोली। प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, दूसरा रोध विधि, बैरियर मेथड, तीसरा स्टूडेंट रासायनिक विधि, केमिकल मेथड, चौथा सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया, और अगला हार्मोनल विधि। डन, ठीक। और हमने इनका रिवीजन करा अभी तक। स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको यहां तक का पूरा तैयार है। मैं आपसे कुछ भी पूछूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने आपसे बोला था कि सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है जो गर्भाशय पे एस्ट्रोजन के संवेदांगों को ब्लॉक करके, अवरुद्ध करके इम्प्लांटेशन, आरोपण रोकती है। बोल दो डन। श्योर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा सहेली नॉन स्टीरॉयड है, इसके निर्माण में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उपयोग नहीं होता। बोल दो डन। मैंने आपसे कहा था सहेली सप्ताह में एक बार का ली जाती है स्टूडेंट। पूर्व मैथुन है, मैथुन के बाद नहीं, इतनी ज्यादा वो नहीं है स्टूडेंट, ये पावरफुल। साइड इफेक्ट नील, नगण्य, बहुत कम होते हैं इसका। ये कौन कौन सी विधि किसमें इंक्लूड है, हमारा परफेक्ट हो गया स्टूडेंट। बोलो हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि हार्मोनल मेथड यानी कि हार्मोन मादा के शरीर में प्रवेश कराए जाएंगे तो किस किस रूप में। तो आपने कहा सर पहला रूप तो होता है पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियां। अब वो इसमें चाहे आप माला डी डाल दो, ओके, इसमें आप सहेली नाम की गर्भ निरोधक गोली डाल दो, डन है साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा दूसरी विधि, आपने कहा सर फर्स्ट के बाद इंजेक्शन, और इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगता है, डीपो प्रोवेरा उदाहरण भी दिया था मैंने, बढ़िया याद हो गया आपको। फिर मैंने कहा तीसरा रूप इम्प्लांट्स स्टूडेंट, ये लीजिए, ये भी प्रोजेस्टिन की बनी सिलिकॉन कैप्सूल होते हैं, 6 कैप्सूल होते हैं, हाथ के अंदर त्वचा के नीचे रोपित किए जाते हैं स्टूडेंट। बहुत जोरदार तैयार करा है आपको, हाँ या ना। इम्प्लांट्स और ये भी स्टूडेंट, तो पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स इनके रूप में। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा जो अंडोत्सर्ग भी रोकते हैं ये, ठीक है साहब। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं स्टूडेंट, ये तो कब है, ये सब मैथुन क्रिया के पहले प्रयोग में ली जाने वाली चीजें। बोलो हाँ या ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि किसी दंपत्ति ने असुरक्षित यौन संबंध करा, मीन्स उसने मैथुन के समय किसी भी विधि को प्रयोग में ले लिया या प्रयोग में लिया और वो फेल हो गई, तो वीर्य मादा की योनि में चला गया, मादा जनन मार्ग में। जी हां, तो वो दंपत्ति मैथुन के बाद डॉक्टर के पास गया और उससे बोलता है कि साहब मैथुन की क्रिया हो गई, वीर्य चला गया, लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए, अब क्या करें। या स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं केस नंबर 2, किसी फीमेल का, किसी लड़की का बलात्कार हुआ और रेप केस, जिसमें कि वीर्य चला गया उसके अंदर, अब बच्चा तो उसे नहीं चाहिए। रेप गर्ल, बलात्कार के बाद स्टूडेंट, इन दोनों अवस्थाओं में जो वीर्य चला गया, यानी हम खड़े हुए हैं किस स्थिति में, पश्च मैथुन, पोस्ट कोइटस, पश्च मैथुन की स्थिति में स्टूडेंट। क्या अब बताओ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या कहेगा उससे, माला डी गोली ली जाए? नहीं। डॉक्टर उससे क्या कहेगा, इम्प्लांट्स लगा लो? नहीं। सहेली गोली? नहीं। क्या डायफ्राम, सर्वाइकल के, ये कोई भी काम में नहीं आ सकते। अगर गर्भावस्था अब नहीं चाहिए स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में जोरदार चीज बताने जा रहा हूं, आपातकालीन स्थिति आ गई है, इमरजेंसी आपातकालीन मेथड, विधियां काम में ली गई। और इसमें कुछ विशिष्ट गोली बनाई जाती है स्टूडेंट, जिसमें या तो अकेले प्रोजेस्टेरोन की या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मिश्रण से बनी हुई गोलियां काम में ली जाती है, जिनमें उच्च मात्रा में स्टीरॉयड होता है। इमरजेंसी पिल्स आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली के नाम से बुलाई जाती हैं, जो रेगुलर नहीं खाई जाती फीमेल के द्वारा। ये मैथुन के 72 घंटे के भीतर भीतर काम में ली जानी चाहिए। जोरदार मैथुन होने के बाद, वीर्य जाने के बाद 72 घंटे के भीतर भीतर ही काम में आ सकती है, 72 घंटे के बाद नहीं स्टूडेंट, साफ बात।
जोरदार। तो अब एक नया वर्ड एनसीईआरटी का, मैथुन के 72 घंटे के भीतर भीतर इमरजेंसी पिल्स, आपातकालीन गोलियां काम में ली जाए, जैसे आई पिल मेडिकल स्टोर पे मिलती है, अनवांटेड 72 ये आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां जिसमें उच्च मात्रा में स्टीरॉयड। श्योर। इसके अलावा स्टूडेंट इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी 72 घंटे के भीतर आईयूडीएस जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो भी काम में ली जा सकती है। तो एक नई चीज आपको और बता रहा हूं हार्मोनल मेथड में स्टूडेंट, कि आपातकालीन गर्भ निरोधक विधि, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में मैथुन के 72 घंटे के भीतर, डबल स्टार स्टूडेंट, इसी बात की वैल्यू है 72 घंटे के अंदर अंदर भीतर। ऐसा नहीं कि साहब मैथुन की घटना होगी उसके 1 महीने बाद, 15 दिन बाद और तब आईपीएल या अनवांटेड 72 गोली खाई जाए, नहीं, 72 घंटे के भीतर। तब स्टूडेंट क्या दिया जाएगा, अकेले प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या आईयूडीएस को काम में लेते हैं। सामान्यतः यह इम्प्लांटेशन को रोकती है। इनका उपयोग कब करेंगे स्टूडेंट, इनका उपयोग करेंगे असुरक्षित यौन संबंध, जी हाँ, असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार की स्थिति में स्टूडेंट के कारण होने वाली संभावित प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जाता है। जी हाँ, तो अगर किसी लड़की का रेप हो गया है, बलात्कार हो गया और उसको लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसे आपातकालीन गर्भ निरोधक विधि काम में लेनी चाहिए। या फिर स्टूडेंट असुरक्षित यौन संबंध दंपति के बीच हो गया और विरह चला गया है, ऐसी स्थिति में बच्चा अगर नहीं चाहिए तो उन्हें तुरंत मैथुन के 72 घंटे के भीतर भीतर ये एग्जाम्पल के तौर पे आईपिल, अनवांटेड 72 स्टूडेंट, माइफप्रेस्टोन, ये भी एक होता है स्टूडेंट। तो ये है कुछ पॉइंट। तो हमने हार्मोनल मेथड और उसमें ये चीज एक और जोड़ ली, यानी हार्मोनल मेथड में गर्भ निरोधक गोलियां तो है ही, साथ में इंजेक्शन भी है, साथ में इम्प्लांट भी है, ये सब अंडोत्सर्ग रोकने का काम करते हैं। पर ये पूर्व मैथुन है। पर अगर मैथुन हो गया और उसके बाद अगर बचाना है कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब आप मैथुन के 72 घंटे के भीतर भीतर आपातकालीन गर्भ निरोधक विधि काम में ले सकते हैं। यह स्टूडेंट, तो हार्मोनल मेथड भी कंप्लीट मानो, डन। अब एक लास्ट मेथड बचा है गर्भ निरोधक विधियों का, और वह है आईयूडीएस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। स्टूडेंट आईयूडीएस, ध्यान से सुनना आप, इंट्रायूट्राइन डिवाइस नाम से लग गया है तो हमारे पास लास्ट मेथड है आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। स्टूडेंट नाम से लग गया होगा आपको, देखिएगा इधर स्टूडेंट, आईयूडीएस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, नाम से जो मैं बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा ढंग से सुनिएगा। इसका मतलब क्या है, ये लग गया है स्टूडेंट की यूट्रस में, मादा के गर्भाशय में लगाई जाएगी ये रचना। आईयूडीएस मादा के गर्भाशय में लगाया जाता है। इसे एक ऑपरेशन के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है स्टूडेंट, या फिर एक्सपर्ट नर्स के द्वारा। ये खुद नहीं लगाया जाता मादा के द्वारा, आईयूडीएस गर्भाशय में ही लगाए जाते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स इनको लगाते हैं स्टूडेंट। आईयूडीएस बहुत जोरदार विधि है। ये उस महिला को सजेस्ट किया जाता है जो 2 बच्चों के बीच में गैप रखना चाहती है या गर्भकाल लंबे समय बाद चाहती है। जी हाँ स्टूडेंट, जी जोरदार पॉइंट। यानी मैं आपको एक बात बताता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है कि एक दंपति कपल वो आए और बोले कि साहब हमें अब बच्चा नहीं चाहिए, 2 बच्चे हमारे पास है, आगे बेबी नहीं चाहिए, बच्चा अब नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें, देंगे अब हम शल्य क्रिया, सर्जिकल मेथड, यानी ट्यूबैक्टोमी, वेसेक्टोमी, क्योंकि वही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है साहब, लेकिन एक दंपति है और वो बोल रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे एक बच्चा, अब अगला बच्चा हमें 5-6 साल बाद चाहिए, गैप चाहिए बच्चों में, तो हम सजेस्ट करेंगे आईयूडीएस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये वो महिला, वो मादा यूज करती है स्टूडेंट जो बच्चों के बीच में गैप चाहती है लंबा, या फिर गर्भकाल बहुत लंबे समय बाद चाहती है। अगला तीसरा केस आया जो ये बोलते हैं स्टूडेंट कि अभी हमें 1 साल 2 साल बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में स्टूडेंट हम उन्हें रोध विधि या केमिकल मेथड ये बोलेंगे, या हार्मोनल मेथड। डन, श्योर। तो ध्यान से सुनना, आईयूडीएस उन महिलाओं के लिए एक आदर्श गर्भ निरोधक युक्ति है जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल में चाहती है। यस स्टूडेंट, जी हाँ,
गर्भावस्था में देरी चाहती हैं, जो बच्चा लेट चाहती हैं, या बच्चों के बीच में अंतराल चाहती हैं अच्छा लंबा, उनके लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट, बार बार पूछी जाती है नीट के अंदर। नीट ये क्वेश्चन पूछता है जान करके, यदि कोई महिला बच्चों के बीच में अंतराल चाहती है तो आप कौन सी युक्ति सजेस्ट करेंगे? आंसर आईयूडीएस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। आईयूडीएस में गर्भाशय के अंदर एक उपकरण या युक्ति लगा दी जाती है स्टूडेंट। जी हाँ, इसका प्रभाव काल लंबे समय तक होता है, 3 से 5 साल तक। लगाने का काम एक एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा किया जाता है स्टूडेंट। बोल दे डन, शानदार, तैयार। आईयूडीएस कौन कौन सी होती है पहले, उससे पहले बताओ यहां तक तैयार, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको बताता हूं आईयूडीएस जो होती है स्टूडेंट 3 प्रकार की होती है आईयूडीएस, या 3 आईयूडीएस होती है। एक होती है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, एक होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, और एक होती है हार्मोन मुक्त आईयूडीएस। दोबारा सुनना, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस जो होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है? ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस गर्भाशय के अंदर जब लगा दी जाती है तो गर्भाशय में शुक्राणु का भक्षण करने का काम करती है स्टूडेंट। आईयूडीएस के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो गर्भाशय में शुक्राणु का भक्षण करने का काम करती है और इस तरीके से शुक्राणु को मार देती है, तो निषेचन की संभावना रोक देती है। डबल स्टार नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस एग्जाम्पल लीप्स लूप स्टूडेंट। आइए मैं आपको बताता हूं, ये सबसे पहले इंट्रायूट्राइन डिवाइस 3 प्रकार की होती है स्टूडेंट। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, ये पहला हो गया फर्स्ट, ये गर्भाशय में शुक्राणु के भक्षण को बढ़ा देती है। जी हाँ, निषेचन रोकती है स्टूडेंट, यानी ये जी हाँ निषेचन रोकने का काम करती है, निषेचन रोकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूछा जाए तो लीव्स लूप स्टूडेंट, ये रहा ए डबल स्टार लीव्स लूप, ये हमारे पास आ गया। अगला पॉइंट पे बात करूंगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस सेकंड नंबर पे आ जाएगी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के नाम से बुलाया जाता है, या यह कॉपर आयन को मुक्त करती है, जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता जो होती है उसको घटा देता है, संदमित कर देता है। शुक्राणु को चिपक कर कॉपर आयन उसको संदमित कर देता है, वाह, यानी ये भी निषेचन रोकने का काम करती है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, कॉपर टी बड़ा पॉपुलर नेम है स्टूडेंट, कॉपर टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मल्टी लोड 375 ये भी इसी के अंदर आता है स्टूडेंट। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 शानदार एग्जांपल है स्टूडेंट, यानी ये भी निषेचन रोकने का काम करती है। डबल स्टार, मेरी बात को फिर सुनना, सेकंड नंबर की आईयूडीएस है कॉपर मुक्त आईयूडीएस। ये गर्भाशय में चिपकाने के बाद कॉपर आयन रिलीज करती है, मुक्त करती है, और वो कॉपर शुक्राणु की गतिशीलता को संदमित करता है या शुक्राणु की निषेचन क्षमता को संदमित कर देता है, जिससे निषेचन नहीं होता। जी एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी लोड, क्योंकि स्टूडेंट ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। कॉपर टी से तो पता चल जाएगा। अगला आता है हार्मोन मुक्त आईयूडीएस स्टूडेंट, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ये हार्मोन मुक्त करती है प्रोजेस्टेरोन वगैरह, जो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बना देता है, यानी कि बच्चा चिपक नहीं पाता स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन ढंग से नहीं हो पाता। एग्जाम्पल की बात करें तो LNG20 और प्रोजेस्ट्राट, शानदार एग्जाम्पल स्टूडेंट, LNG20 और प्रोजेस्ट्राट। तो दोबारा बोलूंगा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ये नेक्स्ट है हार्मोन मुक्त आईयूडीएस स्टूडेंट, और इसके एग्जाम्पल है LNG20 और प्रोजेस्ट्राट स्टूडेंट। ये दोनों इम्प्लांटेशन रोकने का काम करते हैं। ये हो गए 3, तो आईयूडीएस 3 प्रकार की हो गई। पहली नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, एग्जाम्पल लीव्स लूप, और ये शुक्राणु के भक्षण करके निषेचन को रोकती है। दूसरी कॉपर मुक्त आईयूडीएस, यह शुक्राणु की गतिशीलता को और निषेचन क्षमता को संदमित करती है। उदाहरण कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। तीसरी हार्मोन मुक्त आईयूडीएस, यह हार्मोन को मुक्त करती है जो गर्भाशय को इम्प्लांटेशन के लिए अनुपयुक्त बना देता है, ताकि बच्चा चिपक ही नहीं पाता। उदाहरण LNG20 प्रोजेस्ट्राट। डन, आईयूडीएस टॉपिक स्टूडेंट, गर्भ निरोधक विधि के अंदर स्टूडेंट, यानी हम बात करें, अब हम एक जोरदार टॉपिक की स्टूडेंट हमारे पास तैयार हो गया। हमने कहा आज आपके पास स्टार्ट स्टूडेंट, मैंने कहा आईयूडीएस, ये मेरे पास एक टॉपिक है। आपने कहा आईयूडीएस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने कहा कौन कौन से। पहला जाएगा स्टूडेंट जोरदार पॉइंट के साथ कि नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं नीट के हिसाब से। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस के नाम से बुलाया गया, आपने कहा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लीव्स लूप हो जाएगा स्टूडेंट।
लीव स्लोप, ये इसका एग्जांपल है। सेकंड नंबर की बात की स्टूडेंट, सेकंड नंबर। उसके बाद आ जाएगा कॉपर रिलीजिंग आयोडियास, कॉपर रिलीजिंग आयोडियास। थर्ड नंबर की बात करूंगा स्टूडेंट तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडियास, हार्मोन रिलीजिंग आयोडियास। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट, ये डन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडियास के अंदर स्टूडेंट कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लॉट 375। वाह, ये तैयार है स्टूडेंट। हार्मोन रिलीजिंग आयोडियास की बात करता हूं स्टूडेंट, जोरदार। LNG20, प्रोजेस्ट्राट, ये जोरदार। तो स्टूडेंट्स हमारा पूरा रिवीजन हो गया नीट के हिसाब से। कौन सा गया? ये निषेचन रोकने का काम करती है, ये भी निषेचन रोकती है, और ये इम्प्लांटेशन रोकती है, आरोपण रोकने का काम करती है। बोल दे डन। शानदार याद, बोलो हाँ या ना। तो ये विधियां पढ़ाई स्टूडेंट, आपको कौन सी विधि क्या कर रही है पूरा तैयार। प्राकृतिक विधि डन, क्लियर। रोध विधि, रासायनिक विधि, हार्मोनल विधि, शल्य क्रिया विधि और आयोडियस इंट्रायूट्राइन डिवाइस। स्टूडेंट एक बार बहुत चित्र तैयार हो गया स्टूडेंट, मुझे लग रहा है विश्वास पूरा तैयार। कोई सी भी विधि का नाम ले, पूरा तैयार होना चाहिए आपसे स्टूडेंट। अगर मैं बोलता हूं आज के बाद सर्वाइकल कैप, बताएं आप कौन क्या रोकता है। जरा स्टार्ट स्टूडेंट, अगर हम रिवीजन करें तो रिवीजन करते आइए। स्टार्ट। ये हम इधर लिखते हैं विधि स्टूडेंट, ये मैंने लिखा सर्वाइकल कैप। रिवीजन कराओ आप। सर्वाइकल कैप किस में इंक्लूड करोगे सर? सर्वाइकल कैप जो है, हाँ बोलो, सर्वाइकल कैप एक बैरियर मेथड है, हाँ या ना? ये नीट में सब आता है स्टूडेंट। सर्वाइकल कैप कौन सा मेथड है? बैरियर मेथड है, रोध विधि है। और सर्वाइकल कैप क्या रोकता है स्टूडेंट? जोरदार बताओ। सर्वाइकल कैप सर, सर्वाइकल कैप फर्टिलाइजेशन, निषेचन रोकने का काम करेगा। निषेचन, वाह। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं स्टूडेंट, निषेचन रोकने का काम करेगा। मैंने कहा दूसरा बता सर। अगला सर, जैसे बात करूं मैं आपसे बोलूं LNG20, जोरदार याद हुआ स्टूडेंट। अब तो LNG20, आप वीडियो पॉज करते जाओ। LNG20 तीसरा, इधर मैं इधर सारे लिख रहा हूं, आप इधर के कॉलम भरोगे। ये कौन सी विधि है और ये क्या रोकने का काम करेगा? जब आएगा मजा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आप वीडियो पॉज करते जाना। अगला इम्प्लांट्स, जोरदार स्टूडेंट। अगला आ जाओ, बहुत शानदार चल रहा है। इम्प्लांट्स के बाद और बात करूंगा वॉल्स, यस स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर पे बात करूंगा ट्यूबैक्टोमी। सबके जवाब आपको लिख के देना है मुझे, बहुत जोरदार। ट्यूबैक्टोमी, एक क्वेश्चन पक्का आता है स्टूडेंट इसी से, और बढ़िया यार। ट्यूबैक्टोमी, वॉल्स, इम्प्लांट्स, LNG20, बताते जाओ स्टूडेंट। दिस वन मल्टी लॉर्ड 375, यस स्टूडेंट, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक का तैयार। और बताओ उसके बाद रिदम मेथड, रिदम मेथड, वाह 7 नंबर का टॉपिक स्टूडेंट, रिदम मेथड। इन सब के आगे ये टॉप पॉइंट लिखो, कौन सा किसमें। वीडियो पॉज कर दो, हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन पे काम करते हैं। वाह, सॉल्यूशन देखते हैं। LNG20, यह स्टूडेंट हार्मोन, हार्मोन रिलीजिंग आयोडियस, बोलो हाँ या ना। हार्मोन मुक्त वाली आयोडियस के नाम से बुलाई जाती है। LNG20 आयोडियस है, रोकती क्या है? कोई पूछे तो क्या जवाब देना है सर? इम्प्लांटेशन, आरोपण, इम्प्लांटेशन रोकने का काम करेगी ये, जी हाँ। अगला इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स क्या होता है जरा बताएं सर? इम्प्लांट्स है हार्मोनल मेथड, बिल्कुल हार्मोनल मेथड है इम्प्लांट, ओके। और क्या रोकने का काम करता है इम्प्लांट? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल सही कहा आपने। अंडोत्सर्ग, वॉल्स, सर वॉल्स एक रोध विधि है, बैरियर मेथड। मैच करते जाओ अपना आंसर मैच करो, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। वॉल्स बैरियर मेथड है, क्या रोकने का काम करेगा? निषेचन, निषेचन रोकेगा। मादा के सिर्विक्स वाले भाग में लगता है वॉल्स।
नाम दे दूं मैं आपको और आप बता दो वो किस विधि में इंक्लूड है, तभी मजा आएगा स्टूडेंट। 6 विधियां पढ़ाई है, कौन सी युक्ति किस विधि में इंक्लूड होती है? ट्यूबैक्टोमी। सर ट्यूबैक्टोमी तो शल्य क्रिया, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड स्टूडेंट, मजा आ गया। ट्यूबैक्टोमी क्या रोकता है? सर ट्यूबैक्टोमी भी निषेचन रोकने का काम करेगा, युग्मकों के परिवहन को। ट्यूबैक्टोमी के बाद अंडे का उत्पादन होगा क्या? होगा। अंडोत्सर्ग होगा क्या? होगा। मैथुन की इच्छा होगी क्या? होगी। यस स्टूडेंट, मल्टीलोड 375 का जवाब दो। सर मल्टीलोड 375 जो है ना, हाँ ये एक आईयूडीएस है। ओके, कौन सी? कॉपर मुक्त, कॉपर मुक्त आईयूडीएस, बहुत बढ़िया। क्या रोकने का काम करेगा? सर निषेचन, निषेचन बिल्कुल सही कहा। कॉपर आयन मुक्त करता है जो शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को संदमित कर देता है। रिदम मेथड, सर रिदम मेथड नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। वाह, ये लीजिए जोरदार, रिदम मेथड। और रिदम मेथड नेचुरल ये। और स्टूडेंट ये क्या करेगा? सर ये क्या करता है कि इसमें 10 से 17 के बीच में मैथुन की घटना नहीं होनी चाहिए, अवॉइड। यस, तो निषेचन रोकने का काम करेगा। डन। ये लो स्टूडेंट, और कोई सा भी वर्ड आ जाए कर लोगे क्या? यस, कॉन्डोम, कॉन्डोम बैरियर मेथड, निषेचन रोकेगा। वाह, तैयार कर लोगे ना? लीब्स लूप, सर लीब्स लूप आईयूडीएस है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, निषेचन रोकेगा। डन। सहेली, सर सहेली हार्मोनल मेथड है। ओके, हाँ या ना? जोरदार, तैयार स्टूडेंट। तो आज हमारे पास ये स्टूडेंट, मैं एक काम करूं, आपको एक और चीज बताता हूं। हम गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में की लिस्ट देते हैं। गर्भ निरोधक गोली नंबर 1 माला डी, गर्भ निरोधक गोली नंबर 2 सहेली, नंबर 3 आईपिल, नंबर 4 अनवांटेड 72। यस स्टूडेंट, हो रहा नहीं हो रहा? तैयार, बताओ। सर ये अंडोत्सर्ग रोकती है माला डी, हाँ। ये पूर्व मैथुन है, हाँ। सर सहेली, हाँ ये भी पूर्व मैथुन है, ये इम्प्लांटेशन रोकने का काम करती है। आईपिल और अनवांटेड 72 पश्च मैथुन है, ये मैथुन के बाद लिए जाते हैं 72 घंटे के भीतर भीतर। हाँ बिल्कुल सही कहा, पश्च मैथुन है। और ये इम्प्लांटेशन रोकते हैं, हाँ। स्टीरॉइड है, बिल्कुल। इन चारों में सिर्फ नॉन स्टीरॉइड अकेला यही है सहेली, जिसके निर्माण में स्टीरॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की जरूरत नहीं है, नॉन स्टीरॉइडल है ये। जोरदार, हाँ या ना? तो हमने एक बहुत जोरदार टॉपिक पढ़ लिया, गर्भ निरोधक विधियां स्टूडेंट। और तैयार, क्लियर? आदर्श गर्भ निरोधक विधि आईयूडीएस कब काम में लेनी है महिला को? तब जब वो बच्चों के बीच में अंतराल चाहती हो या फिर गर्भधारण लंबे समय बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गर्भ निरोधक विधियां पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। तो इस चैप्टर का एक टॉपिक तो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, गर्भ निरोधक विधियां। डन। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके दूसरे टॉपिक की। इस चैप्टर में हमें एक टॉपिक गर्भ निरोधक विधियां वो फिनिश हो गया, एक पढ़ेंगे अब हम बंध्यता, इनफर्टिलिटी दिया हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक इस चैप्टर में आएगा स्टूडेंट लैंगिक जनित रोग। तो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अभी इस साल की नीट में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब बंध्यता, इनफर्टिलिटी, क्या मतलब होता है बंध्यता? बच्चा पैदा ना करना, बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। ऐसे दंपत्ति जिनमें बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, वो उन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं बंध्यता, इनफर्टिलिटी इंग्लिश में। अब स्टूडेंट पहले क्या होता था, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं कि अगर किसी दंपत्ति के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फीमेल को, मादा को दोष दिया जाता था कि ये बंधे है, ये बांझ है, ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब साइंस ने इसकी पूरी डिस्कवरी, तो आपको सच बात तो ये पता ही है कि लिंग निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है। और अभी भी स्टूडेंट, एक बात जो पहले भी होता था कि पहले दो बातों की प्रचलन था कि यदि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार ये औरत है, यानी कि माता है। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद लड़की पैदा हो रही तो किसने लड़की पैदा करी है? लड़की पैदा करी। जबकि आपको सच बात बताऊं कि लड़का पैदा होगा कि लड़की, ये लिंग निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, एक बात। और दूसरी बात ये बताऊं कि बंध्यता का मुख्य कारण जो पाया गया है वो पुरुष में पाया गया स्टूडेंट।
तो साइंस ने स्टूडेंट इस बात पे काम किया कि अगर किसी दंपत्ति के बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसके कारणों को पता किया जाए, और अगर उन कारणों पे काम करके उसका कुछ निवारण निकलता हो तो उस दंपत्ति को बच्चे का सुख पैदा हो जाएगा, मिल जाएगा। और इसके लिए साइंस ने एक ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नाम से शाखा बनाई। डबल स्टार दे रहा हूं मैं आपको इस बात में, ध्यान से सुने। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हम टॉपिक ले रहे हैं बंध्यता, गौर कीजिएगा इस टॉपिक पे, इनफर्टिलिटी, बंध्यता, बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना बंध्यता कहलाता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक है, जन्मजात हो सकते हैं, रोग से हो सकते हैं, ड्रग्स लेने से होते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनको बीमारी है कोई, या जन्म से उनके अंदर अंडाशय या वृषण में कोई दिक्कत है, ऐसे लोग ही बंध्यता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बंध्यता के कई कारण हो सकते हैं। कारणों का पता करने के लिए और उसका निवारण करके दंपत्ति को बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य देने, ये चीज के लिए साइंस ने काम करा और एक शाखा बनाई ART। इसके निवारण के प्रयुक्त तकनीकों को सम्मिलित रूप से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। NCERT की लाइन है, बाकायदा इंपॉर्टेंट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया गया स्टूडेंट, इसमें यह पता गया पहले कारण कि दंपत्ति में से कौन बंधे है, माता या पिता, पुरुष और महिला में से जो है, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला गया स्टूडेंट। अगर शरीर में निषेचन नहीं हो रहा तो निषेचन, यानी ART के दो पार्ट किए गए कि निषेचन, शुक्राणु अंडाणु का निषेचन माता के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से कराया जाए। एक इसे कहा गया इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और या फिर स्टूडेंट निषेचन मादा के शरीर के अंदर फैलोपियन नलिका में ही कराया जाए, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जैसे करवा रहे थे वो ना कराया जाए, तो उसे बोला गया इन वीवो निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के दो प्रकार हो गए, इन विट्रो, इन वीवो। इन विट्रो मतलब प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से, मादा के शरीर में नहीं, और इन वीवो मतलब मादा के शरीर के अंदर। जी हाँ स्टूडेंट, तो ART यदि निषेचन मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल स्टार IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और यदि निषेचन, यदि जिसमें भ्रूण मादा के शरीर में स्थानांतरित कर देते फिर, और यदि निषेचन मादा के शरीर में भीतर होता है तो इसे इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। श्योर? तो अब ART में कौन कौन सी टेक्निक्स आएंगी, क्या है बंध्यता को, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी के लिए। ध्यान से देखें आप लोग, एक आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, क्या मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का? टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर परख नली में शिशु प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? बच्चा परख नली में बढ़ रहा है, परख नली से फूलती जा रही है? नहीं, परख नली शिशु का मतलब है स्टूडेंट कि परख नली टेस्ट ट्यूब के अंदर शुक्राणु अंडाणु का निषेचन कराया गया और फिर बनने के बाद भ्रूण को माता के शरीर में स्थानांतरित कर दिया और उसका परिवर्धन वहां हुआ, यानी डबल स्टार। परख नली शिशु का मतलब है निषेचन परख नली में होना माता के शरीर के बाहर, और भ्रूण का परिवर्धन माता के शरीर के अंदर होना। ऐसा बच्चा जिसका निर्माण करने के लिए निषेचन तो परख नली में हुआ किंतु भ्रूण का परिवर्धन माता के शरीर में हुआ। डबल स्टार से बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ? हाँ जी, तैयार? ये एक पॉइंट आ गया साहब हमारे पास। तो परख नली शिशु, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, परख नली शिशु। स्टूडेंट इसमें क्या किया जाएगा? इसमें स्टूडेंट हस्बैंड से या किसी दाता से वीर्य लिया जाएगा शुक्राणु, और माता वाइफ से, पत्नी से या किसी दाता से अंडाणु लिया जाएगा, और दोनों को स्टूडेंट परख नली के अंदर इस तरीके से लेबोरेटरी में माध्यम में शुक्राणु अंडाणु का, अंडाणु है उसके ऊपर शुक्राणु का निषेचन कराया जाएगा स्टूडेंट, या और भ्रूण बनेगा। डबल स्टार। तो देखिएगा इसमें अंडे व शुक्राणु को प्राप्त कर प्रयोगशाला में परख नली में निषेचित कराया जाता है। उसके बाद भ्रूण को मादा के शरीर में स्थानांतरित करते हैं। अतः निषेचन टेस्ट ट्यूब में होता है और परिवर्धन शरीर में होता है। डबल स्टार, ये होता है परख नली शिशु।
निषेचन तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है और भ्रूण का परिवर्तन जो हो रहा है स्टूडेंट वो माता के शरीर के अंदर हो रहा है। परकनली शिशु, एक और बात बताता हूं जोरदार, ध्यान से सुनना। परकनली शिशु के बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं एक बात बताऊं को कि जो भ्रूण बन जाता है उसको स्थानांतरित करना माता के शरीर में, पर कब, वो भी एक बात ध्यान से सुनना। भ्रूण स्थानांतरण जाइगोट या 8 कोशिकाओं तक, 8 ब्लास्टोमियर तक स्टूडेंट भ्रूण माता के शरीर में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित होगा। ये माता का जनन मार्ग है या ये फैलोपियन नलिका गर्भाशय। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट कि जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर तक, 2, 4, 8 तक यहां जाएंगे, फैलोपियन नलिका में भ्रूण को स्थानांतरित करेंगे। और जब आप इसे करोगे तो भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना स्टूडेंट जिफ्ट कहलाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। शर्त क्या है? अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टूडेंट, 8 कोशिकाओं तक ये, पर 8 से ज्यादा 16, 32, 64 कोई भी हो तो उसको कहां स्थानांतरित करेंगे? गर्भाशय में। तो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होने पर भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे। इसे बोलेंगे आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ये कब होगा? जब ब्लास्टोमियर 8 से ज्यादा हो जाए। डबल स्टार। तो भ्रूण स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है। निषेचन तो बाहर प्रयोगशाला में परख नली में हो गया, उसके बाद भ्रूण को स्थानांतरित करना है मादा के शरीर में। कब करे, कौन सी कोशिका तक करे? तो अगर 8 ब्लास्टोमियर तक कर रहे हो तो फैलोपियन नलिका में करो, तो इसे जिफ्ट बोला गया। और अगर 8 से ज्यादा का भ्रूण हो गया है, 16, 32, तो फिर इसे गर्भाशय में करो, इसे आईयूटी बोला गया। डबल स्टार है, हर साल नीट में आता है टॉपिक, हर साल। आप पुराने क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, उनमें सब में क्वेश्चन। 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं, जिसे जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। पहला स्टार फिनिश। दूसरा, 8 ब्लास्टोमियर से अधिक 32 कोशिका अवस्था, 16 कोशिका अवस्था को गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, इसे आईयूटी, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। बोल दे डन। यानी आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि भ्रूण स्थानांतरण की बात मैं आपसे करूं तो आप बोलोगे भ्रूण स्थानांतरण, मैंने कहा वाह। एम्ब्रियो ट्रांसफर इंग्लिश में, ये लो, ये तो ये 2 प्रकार का होता है भ्रूण स्थानांतरण। एक स्टूडेंट कहलाता है जिफ्ट और एक कहलाता है स्टूडेंट आईयूटी। जिफ्ट, आईयूटी। जिफ्ट को कहा जाता है स्टूडेंट फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यस, जोरदार। और आईयूटी को कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। वाह स्टूडेंट, जोरदार। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। जिफ्ट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, 8 कोशिकाओं तक का भ्रूण फैलोपियन नलिका में जाएगा। मोर देन 8 से ज्यादा का ब्लास्टोमियर, गर्भाशय वाला भ्रूण गर्भाशय में जाएगा। बहुत जोरदार टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट, हर बार नीट में आता है, शॉर्ट में आपको दे दिया जोरदार। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 प्रकार का। तो परकनली शिशु का मतलब निषेचन तो परकनली में होगा, हाँ या ना? और उसके बाद भ्रूण का परिवर्तन माता के गर्भाशय में। विधि नंबर 2 बताते हैं बंदेता में स्टूडेंट। कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला इस पे आ जाता है स्टूडेंट, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट? स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता हूं कि इसमें दंपति में पुरुष में प्रॉब्लम है, पुरुष में समस्या है। क्या समस्या है साहब? पुरुष अपने वीर्य को मादा की योनि में स्थानांतरित नहीं कर सकता, यानी शिशन के उत्तेजना, इरेक्शन में प्रॉब्लम।
यानी कि पुरुष इंसेमिनेशन वीर्य सेचन में जो है असमर्थ है, मादा की योनि में वीर्य को स्थानांतरित नहीं कर पा रहा है। दंपत्ति में स्टूडेंट पुरुष, या अगर स्थानांतरित भी कर पा रहा है अगर, या उसके वीर्य में बहुत कम शुक्राणु है, शुक्राणु की संख्या कम है, मैंने आपको पढ़ाया था ओलिगोस्पर्मिया। इन दोनों अवस्थाओं में स्टूडेंट ध्यान से देखना, डबल स्टार से बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट पुरुष के वीर्य को लिया जाता है प्रयोगशाला में और उस वीर्य को फिर कृत्रिम माध्यम से मादा की योनि में या गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। डबल स्टार। तो वीर्य को कृत्रिम रूप से मादा के शरीर में जनन मार्ग में प्रविष्ट कराना कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। कि नेचुरल प्राकृतिक रूप से पुरुष वीर्य सेचन नहीं कर पा रहा है तो फिर कृत्रिम रूप से उसको वीर्य सेचन कराया जाए। उसके बाद स्टूडेंट वीर्य जब मादा के जनन मार्ग में चला गया, मादा की योनि या गर्भाशय में, तो शुक्राणु चला गया, अंडाणु उस समय आया हुआ है स्टूडेंट, निषेचन फैलोपियन नलिका में और परिवर्धन वही होगा भ्रूण के। यानी इस विधि को आपने कृत्रिम वीर्य सेचन कहा गया। पहला डबल स्टार कृत्रिम वीर्य सेचन कब किया जाएगा? ये उस दंपत्ति को किया जाएगा जिसके पुरुष में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि पुरुष वीर्य को मादा जनन मार्ग में वीर्य सेचन नहीं कर पा सकता, असमर्थ है। या दूसरा केस है वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है। इन दोनों वाले केस में स्थितियों में, इन दोनों स्थितियों में कृत्रिम वीर्य सेचन विधि काम में ली जाती है। ये उन पुरुषों को दी जाती है जिनके पुरुष में स्टूडेंट वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है या पुरुष वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित नहीं कर पा रहे हैं। दोनों स्थिति में कृत्रिम वीर्य सेचन, इसमें स्टूडेंट कृत्रिम रूप से पुरुष के वीर्य को, हस्बैंड के वीर्य को मादा की योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाशय में स्थानांतरित करना स्टूडेंट कहलाता है IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन स्टूडेंट। और फिर निषेचन और परिवर्धन मादा के शरीर में होता है। तो ये इन विट्रो हुआ कि इन वीवो? इन वीवो, क्योंकि इन विट्रो में तो बाहर होता है निषेचन। डबल स्टार। तो देखिए स्टूडेंट, यदि पुरुष वीर्य को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित नहीं कर सकता, इंसेमिनेट करने में असमर्थ है, या वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो, तब कृत्रिम वीर्य सेचन विधि काम में लेते हैं। डबल स्टार नीट में आ गया बहुत बार। यदि वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है तो कौन सी विधि काम में ली जाएगी? जवाब गया स्टूडेंट, इसमें वीर्य को कृत्रिम रूप से योनि या गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। निषेचन व परिवर्धन फिर मादा के शरीर में ही होता है। यदि वीर्य सेचन गर्भाशय में होता है तो इसे IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। IUT अलग था, अभी पढ़ाया मैंने। IUT ये रहा, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, और IUI अलग है वीर्य का। तो कृत्रिम वीर्य सेचन नाम की दूसरी विधि पड़ी, ये इन वीवो है। इन वीवो निषेचन उसे कहते हैं जिसमें निषेचन मादा के शरीर के अंदर हो। जी हाँ, तो इसमें भ्रूण स्थानांतरण वाला काम नहीं होगा। डन। वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम होने पर कृत्रिम वीर्य सेचन विधि काम में लेते हैं। AI डन। तो दो विधियां हो गई। तीसरी विधि पढ़ते हैं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये, और कोशिकी है शुक्राणु निषेपन। यस स्टूडेंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन विधि। ये क्या होता है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट। इस विधि के अंदर ये क्या किया जाता है स्टूडेंट? इसमें मादा के अंडे को लिया जाता है और उसे प्रयोगशाला में स्टूडेंट लिया जाता है और प्रयोगशाला में अंडा रख लिया जाता है। उसके बाद एक प्लेट में, उसके बाद वीर्य लिया जाता है, पुरुष का, हस्बैंड का वीर्य लिया जाता है और उसमें से किसी एक स्वस्थ शुक्राणु को लिया जाता है। क्योंकि ये विधि, इस विधि में भी स्टूडेंट पुरुष के अंदर ही कमी है। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम के साथ साथ शुक्राणु स्वस्थ नहीं है, उनकी गतिशीलता होनी चाहिए। बहुत कम शुक्राणु में गतिशीलता है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट पुरुष के वीर्य को भी ले लिया जाता है और मादा से अंडे को ले लिया जाता है। अंडे को एक प्लेट में प्रयोगशाला में रख लिया जाता है और फिर प्राकृतिक वैसा माध्यम कर देते हैं जैसे फैलोपियन नलिका में होता है। फिर वीर्य में से किसी एक स्वस्थ शुक्राणु को लिया जाता है, उसका इंजेक्शन बनाया जाता है और वो इंजेक्शन अंडे के अंदर लगा दिया जाता है स्टूडेंट। तो शुक्राणु को जोना पेलुसिडा भेद कर पतली सुई के द्वारा अंडे के
कोशिका द्रव्य में निक्षेपित कर दिया जाता है। डबल स्टार स्टूडेंट, शुक्राणु का इंजेक्शन लगा देते हैं अंडे के अंदर स्टूडेंट और शुक्राणु कोशिका द्रव्य में चला जाता है यह, और निषेचन हो गया। तो इसमें निषेचन आपने प्रयोगशाला में प्लेट में करा स्टूडेंट और फिर उसको बाद उसका भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं ICSI स्टूडेंट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपने शुक्राणु का इंजेक्शन अंडे के कोशिका द्रव्य में लगा दिया, बोल दे डन। तैयार। एक बार इसमें शुक्राणु के कोशिका द्रव्य को इंजेक्शन में लेकर अंडे के कोशिका द्रव्य में डाल दिया जाता है। अतः निषेचन प्रयोगशाला में होता है। निषेचन के बाद भ्रूण को मादा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बोला हाँ या ना? तैयार हुआ स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं? मुझे लग रहा पूरा क्लियर। ICSI ये आप इन विट्रो में डालोगे स्टूडेंट, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसका उदाहरण है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उदाहरण है। तो हमने इन विट्रो का ICSI इसको भी तैयार कर लिया स्टूडेंट। मुझे पूरा विश्वास है आपको बढ़िया समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट। ध्यान से देखते चला, आप एक भी चीज कोई चीज रह जाए तो उसको तुरंत पूछ लें कि सर ये समझ में, एक एक लाइन बिल्कुल हम तैयार कर रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख लें, डाउट के फॉर्म में तैयार कर लें। श्योर? चलिए यहां तक का अभी तैयार। 3 मेथड हमारे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। अब हम आगे लेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा ये भी तैयार हो गया, डन। भ्रूण स्थानांतरण, कृत्रिम वीर्यसेचन, कोशिका निषेचन। एक विधि और लेते हैं स्टूडेंट, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक और बंध्यता के निवारण के लिए जो ART ने दी है वो विधि बता रहा हूं स्टूडेंट। इस बार दंपति में फीमेल मादा में प्रॉब्लम है, उसमें कमी है क्या? ये विधि उन मादा को सजेस्ट की जाती है स्टूडेंट जिनमें गर्भाशय और फैलोपियन नलिका बिल्कुल सही है, यानी जो निषेचन और आरोपण के लिए तो बिल्कुल सही है उनका शरीर, लेकिन उनमें अंडे का उत्पादन नहीं हो पा रहा, यानी और अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा। जी हाँ, ये विधि उन फीमेल का जो अंडे का उत्पादन नहीं कर सकती किंतु निषेचन में भ्रूण परिवर्धन है तो उपयुक्त वातावरण रखती है, उनको ये वाला मेथड दिया जाता है। कमी तो मादा में है ना। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसी स्थिति में किसी दाता फीमेल से, डोनर फीमेल को चुनते हैं, उसका अंडा लेते हैं और उसको अंडे को लेकर इस महिला के फैलोपियन नलिका में अंडे को ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद इस जो हस्बैंड है उसके वीर्य को इसकी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं स्टूडेंट। तो दोनों युग्मकों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया, फिर निषेचन फैलोपियन नलिका में होगा और भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होगा। क्योंकि निषेचन और भ्रूण परिवर्धन के लिए तो मादा बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, बस उसी में एक ही दिक्कत है कि उसके अंडाशय में स्टूडेंट अंडों का परिवर्धन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अंडे परिवर्धन, पुटी के परिवर्धन के दौरान अंडे फट जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट किसी डोनर फीमेल का अंडा लिया जाता है और वो उसके फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। तो युग्मकों को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करा है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट नाम की विधि स्टूडेंट। दोबारा सुनना, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, युग्मकों का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करना और फिर निषेचन और परिवर्धन मादा के शरीर के अंदर ही होगा। तो ये इन वीवो में आएगी स्टूडेंट। बोलो हाँ या ना? इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा इसको, इन वीवो, क्योंकि इन वीवो में ही शरीर के अंदर होता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो में नहीं। तो कृत्रिम वीर्यसेचन वो भी इन वीवो में था और ये भी इन वीवो में स्टूडेंट। देखिएगा, इसमें किसी दाता फीमेल से अंडा इस महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करके शुक्राणु को भी फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। फिर निषेचन में परिवर्धन मादा के शरीर में ही होता है। डबल स्टार, तो ये भी एक विधि है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर वीर्य में शुक्राणु की संख्या है कम तो कौन सी विधि? आर्टिफिशियल कृत्रिम वीर्यसेचन। अगर मादा अंडों का उत्पादन नहीं कर सकती लेकिन निषेचन के लिए और परिवर्धन के लिए उपयुक्त है तो कौन सी विधि? डबल स्टार, गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। स्टूडेंट यदि पुरुष जो है वीर्य को इंसेमिनेट करने में असमर्थ है तो कौन सी विधि? कृत्रिम वीर्यसेचन। बोलो हाँ या ना? जोरदार तैयार स्टूडेंट। कौन सी विधि किसमें? तो हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े। बंध्यता, किस दंपति को कौन सी विधि देनी है वो डिपेंड करता है उनमें किसमें प्रॉब्लम है। ये
श्योर, इनफर्टिलिटी का। मुझे लग रहा है समझ में आया। एक बात और बताता हूं, अगर किसी के भ्रूण को किसी दूसरी माता के गर्भाशय में परिवर्तित किया जाए तो ऐसी माता को सैरोगेट मदर कहा जाता है। सैरोगेट मदर उसे कहते हैं जो अपने गर्भाशय में किसी और का बच्चा डेवलप करती है। यदि गर्भाशय में किसी के दिक्कत है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में उसमें निषेचन करवा के उसके भ्रूण को दूसरी किसी महिला के गर्भाशय में जो है परिवर्तित करवाया जाता है। उस महिला को जो अब उसके भ्रूण को पालेगी 9 महीने, उसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। यस स्टूडेंट, सैरोगेट, ये एक जोरदार सैरोगेट मदर के नाम से बुलाया जाता है। ये डन, ये हमारे पास तैयार हुआ स्टूडेंट। तो हमने कितने सारे स्पेशल पॉइंट पढ़ लिए, मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। हमने कितनी फुल फॉर्म पढ़ी है, ये स्टार्ट फुल फॉर्म आप बताते चलना। एक होती है ART, एक फुल फॉर्म AI, वाह, फुल फॉर्म आपको बोलने साथ साथ। एक होती है गिफ्ट स्टूडेंट, वाह, एक होती है जिफ्ट। सारी फुल फॉर्म आपको मेरे साथ बोलनी है, आपको इजिकल टू करके कॉपी में सबके सामने लिखना है। एक होती है IUT, एक होती है स्टूडेंट IUI, वाह, ये याद हुआ स्टूडेंट। एक हो गई ICSI, ये लीजिए स्टूडेंट। ये सारी फुल फॉर्म हमें फटाफट जवाब देना है। आप वीडियो पॉज करें, इनके सामने इनका सॉल्यूशन, इनकी फुल फॉर्म लिखे। मैं लिख रहा हूं, अब स्टार्ट सॉल्यूशन। असिस्टेटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, वाह स्टूडेंट। फिर AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। फिर अगला आया गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर स्टूडेंट। हमारा ये टॉपिक भी। अगला आया जिफ्ट स्टूडेंट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये हो जाएगा स्टूडेंट। और ये कब होगा, जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक है। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जोरदार स्टूडेंट। अगला आ जाओ IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, वाह, ये तैयार हो गया। अगला ICSI, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं। ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वाह, ये तैयार। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ी, इनफर्टिलिटी टॉपिक पढ़ा। मुझे लग रहा पूरा तैयार। 8 ब्लास्टोमियर तक फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर होगा। 8 से ज्यादा होने पर 16, 32, 64 गर्भाशय में ट्रांसफर होगा भ्रूण। श्योर, डन, ये तैयार। ठीक है स्टूडेंट, तो इनफर्टिलिटी भी टॉपिक खत्म और गर्भ निरोधक विधियां ये भी कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एनसीईआरटी से रीडिंग करो, बिल्कुल बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स।